तो पिछले क्लासेस में हम लोग बहुत सारी थ्योरी को कवर कर चुके थे और कवर करने के बाद फ्लक्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल किए, लास्ट में इंटीग्रेशन से एक रिजल्ट आया था जो कि q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos अल्फा था। उसके आगे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी वो हम इस थ्योरी के बाद कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ को फिनिश कर लेते हैं। हाँ देखिए, जो ये बोर्ड वाले बच्चे हैं गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि गॉस लॉ आपके 2 या 3 नंबर में या 5 मार्क्स में भी कभी कभी डायरेक्ट चला आता है कि गॉस लॉ को सत्यापित करें, और वहां पे लिखा रहता है कि गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ की सहायता से सत्यापित करें। तो यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके अगले वाले जो टॉपिक होंगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं किसी भी छड़ के लिए, किसी भी प्लेट के लिए, किसी भी डिस्क के लिए, किसी भी सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए विभिन्न बिंदु पर निकालते हैं। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी हमारा मेन टारगेट है कि गॉस लॉ को सत्यापित कर देना है और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेने हैं। और एक चीज और है, देखिए हमारा मानना है कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज और थियोरेटिकली वाइज पहले सारी थ्योरी को कवर कर लेते हैं, जो भी छोटी छोटी न्यूमेरिकल है उसे करते जाएंगे अभी। और इस प्लेलिस्ट में जब लेक्चर फिनिश हो जाएगी तो एक बार कर कुछ मतलब का ऐसा कर सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का एक सीरीज बना करके इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आप आपकी जैसे ही आपकी थ्योरी खत्म हो जाए, आपका सारी तैयारी हो जाए, तो आप उस पर प्रैक्टिस करोगे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं गॉस लॉ। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड में लिखा कैसे जाता है। तो बोर्ड में लिखा जाता है, जैसे आपको गॉस लॉ सत्यापित करने के लिए आएगा तो गॉस लॉ लिख करके नीचे यहाँ लिखा रहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले हम जब गॉस लॉ शुरुआत किए थे वहां भी आपको यह बताया गया था कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी रीजन में उपस्थित जो चार्ज है उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। बट यहाँ पर हमें जानना है कि क्या कंडीशन है, कैसे रिलेशंस होती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि गॉस लॉ कहती क्या है। हाँ, हिंदी वाले जो बच्चे होंगे देखिए इंग्लिश में लिखी जा रही है, तो और हिंदी में जो चीजें बोल रहे हैं मतलब जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे उसको हिंदी में बोल देंगे, कुछ को नोट कर देते हैं। आप क्या करिएगा कि जैसे बोली जा रही है अपनी ही भाषा में उसे सोच समझ करके नोट करते जाइएगा। जो भी ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं उनके क्लास में पुनः इसे हिंदी वाले बैचेज में कम्प्लीटली हिंदी में और इंग्लिश वाले में कम्प्लीटली हिंदी में समझा दी जाएगी। बट जो लोग पढ़ गए हैं तो पता है कि आपकी ये रिवीजन हो जाएगी और आपका एक से दो बार पढ़ोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर इट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो रिवीजन से ही रिजल्ट होता है। कितना भी कुछ पढ़ लो, यदि आपका रिवीजन नहीं है इट मींस आपके पास रिजल्ट कभी नहीं आ सकती है। बार बार प्रैक्टिस करनी होती है और बिना प्रैक्टिस क्योंकि आईएससी और कह सकते हैं कि 12th का जो सिलेबस है बोर्ड के लिए तो छोटा है, बट इंजीनियरिंग या कह सकते हो अच्छे एग्जाम्स को निकालने के लिए सिलेबस काफी बड़ा है। हाँ काफी बड़ा है, बट उसको थोड़ा कुछ ऐसे वे में कवर करना है जहां जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो तो करेंगे। और बोर्ड के समय भी हम लोग लाइव रहेंगे, उस समय तक हमारी फैमिली काफी बड़ी हो चुकी रहेगी और उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस करते रहेंगे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए। देखो सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं, सपोर्ट करने का मतलब है कि अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए और आफ्टर इट आप हमसे जरूर मिले। चलिए ओके, अब हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface is equal to ratio of total charge inside the surface and permittivity। यानी कि गॉस लॉ कहती है कि किसी भी सतह पर उपस्थित कुल आवेश यानी किसी भी बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश तथा परमिटिविटी विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे इसको हिंदी में यदि हम लिख देते हैं तो ऐसा इसे लिखा जा सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से
कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होती। अब इसे फिगर के सहारे समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। कि गॉस लॉ कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर जितनी भी आवेश होती है उसके सम या उसका टोटल मान तथा माध्यम की विद्युतशीलता या कह सकते हैं परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होती है। जिसे इस फिगर के सहारे हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एक बंद सतह है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2, Q3 और बाहर में है Q4 और Q5। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सतह से कितना होगा। तो हमको क्या कहता है गॉस लॉ कहती है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस बंद सतह के अंदर टोटल कितना आवेश है। तो इस बंद सतह के अंदर देखिए कितना आवेश है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो याद रहे हमेशा बंद सतह के अंदर वाला चार्ज लेते हैं, बंद सतह के बाहर वाला कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये जो बंद सतह है क्लोज सरफेस है, इसका स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस यानी गॉस सतह। यानी कि हमेशा जो गॉस लॉ लगाया जाता है किसी बंद सतह के लिए लगाया जाता है और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है कि बंद सतह के अंदर जो चार्ज है कभी भी यहाँ ऐड करते समय बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना, हमेशा अंदर वाले चार्ज को लेना है और आपको यहाँ से फ्लक्स का मान निकल के चला आएगा। अब देखिए हम लोग एक और रिजल्ट जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। सही है क्या? अब जरा से देखो यह भी फ्लक्स है, यह भी फ्लक्स है, तो लास्टली हमारे पास एक रिजल्ट आने वाली है। वह रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसी रिजल्ट की हेल्प से हम अगले लेक्चर में बहुत सारे प्रूफ को प्रूफ करेंगे, जहां से बोर्ड के लिए 2-3 प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस लेक्चर को भी ऑनेस्टली देखें और कंटिन्यूअसली देखें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है कौन सा टर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर यदि सरफेस है क्लोज सरफेस Q1, Q2 और Q3, बाहर में है Q4 और Q5, तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पहले देखिए Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस बंद सतह या गॉसियन सतह के अंदर वाला चार्ज लेना है। ओके, उसका यहाँ ds क्या है, तो ds होता है एरिया वेक्टर, यानी कि किस एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर किसका लेना है, बंद सतह का, यानी बंद सतह का एरिया वेक्टर मतलब इसकी दिशा भी मालूम होनी चाहिए और इसका मान। तो जैसी बंद सतह होगी, अगर आप गोले से घेरते हो तो गोले का सरफेस एरिया लेंगे, सिलेंडर से घेरते हो तो सिलेंडर लेंगे, क्यूब से घेरते हो तो क्यूब लेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका गॉसियन सतह कैसा है। तो यह गॉसियन सतह का एरिया है। अब यहाँ एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट का मतलब अंदर वाला चार्ज और साथ ही साथ बाहर वाला चार्ज। तो जरा सा देखो इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज लेना है अंदर वाले चार्ज के कारण भी, बाहर वाले चार्ज के कारण भी, बट यहाँ जो है इलेक्ट्रिक इनसाइड यह केवल अंदर वाले चार्ज को लेना है। तो ठीक है, इस पॉइंट को हम अच्छे से आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा टर्म क्या है। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कुल विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा, आउटर एंड इनर चार्ज बोथ, यानी दोनों के द्वारा जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां रखेंगे। अगला टर्म देखिए ds। तो ds क्या होती है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी जो आप गॉसियन सतह लोगे उसका क्षेत्रफल कितना है। और डायरेक्शन तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए अगला टर्म क्या है, Q इनसाइड मतलब गॉसियन सतह के
अंदर का चार्ज, यानी गॉसियन सतह के अंदर कुल चार्ज कितनी है, और यह तो परमिटिविटी है, यह तो कांस्टेंट होती है। तो ओके, अब हमको क्या करना है, इसी रिजल्ट को सत्यापित करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यह आपकी कहां पूछी जाएगी, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो आपके बोर्ड में पूछी जाएगी। तो बोर्ड में जब भी पूछी जाए तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद फिगर ड्रॉ करते हैं, और तब जाकर के कुछ टर्म्स लिखे जाते हैं, और लास्टली उसको हम प्रूव कर लेंगे। तो यहां देखिए, prove the Gauss law by help of Coulomb's। अब जरा सा देखिए, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक बंद आकृति है, और यहाँ पर एक चार्ज पॉइंट P पर Q रखी हुई है, और यहाँ से R दूरी पर हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया है। ओके, जो सरफेस कैसी है, ds, छोटी सी सरफेस है। अब देखो, आपको पता है कि यदि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और एरिया वेक्टर क्या होती है, सतह पर लंबवत होती है। तो मानते हैं कि यही सतह है, तो ds, और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा, मान लीजिए कितना एंगल है, अल्फा। अब जरा सा आप क्या सोचोगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मालूम है, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिख, देखो बोर्ड में आएगा तब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि बिंदु P पर आवेश Q रखा है, उससे R दूरी पर हम छोटी सी सरफेस एरिया लेते हैं जो कि ds है, और वह एक बंद आकृति यानी बंद क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। अब हमें इस बंद पृष्ठ से होकर कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां तक लिखने के बाद, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि लेट और चार्ज Q, इसको ऐसे वाली Q कर लीजिए, Q इज placed at point P inside the Gaussian surface। इंग्लिश वाले बच्चे तो ये लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु P पर बंद पृष्ठ के अंदर या गॉसियन सतह के अंदर चार्ज Q रखी गई है, और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि कह सकते हैं कि बिंदु P से R दूरी पर हम एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं जिसका मान क्या है, ds है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया जाएगा। उसके बाद एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल पर लंबवत होती है, तो लंबवत दिखाएंगे, और दोनों के बीच का एंगल मान लिया गया है अल्फा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। अब जरा सा देखेंगे आगे, यहां लिखेंगे नाउ अल्फा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds। अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद, यानी कि लिखेंगे कि जहां पर अल्फा विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब देखिए, अब यदि हम चाहते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है kq बाई r स्क्वायर। अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। ओके, इतना लिखने के बाद लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, बाय हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स I बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, E इंटू ds इंटू कॉस, और एंगल कितना है, अल्फा। अब देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो यहाँ रख दीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, छोटे छोटे डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा डीएस हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं क्या। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है के क्यू इंटू डीएस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया है सॉलिड एंगल, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं कि सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर। तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीएस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर के क्यू इंटू इंटीग्रेशन में आप लिख सकते हो सॉलिड एंगल ओम। और अब जरा सा सोचिए कि आप यह बंद पृष्ठ है और आपको बताया गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा अंदर वाले किसी भी बिंदु पर कुल सॉलिड एंगल ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। तो यहां करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं के क्यू और पाई। ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है के क्यू पाई, जहां के है कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये है चार्ज बंद पृष्ठ के अंदर का चार्ज, और ये ओम इज द सॉलिड एंगल, एक ठोस कोण का मान। अच्छा, अब ठोस कोण का मान है, अब कैसे इसका यूज करेंगे ये जरा सा देखिएगा। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, सिंस द solid angle for a closed surface is equals to 4 pi। यानी कि हमें यह पता है चूंकि किसी भी बंद सतह के द्वारा उसके अंदर वाले किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ ए रिजल्ट देखिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू आया है के क्यू इंटू पाई, और सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होता है के क्यू इंटू 4 पाई, और के का वैल्यू रख दीजिए, तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई गुजर गए, तो क्या बच रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिल रहा है आपको q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिजल्ट। तो यही तो कहा था इलेक्ट्रिक आपका गॉस लॉ था। गॉस लॉ क्या कहती है कि किसी भी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा परमिटिविटी के अनुपात से हम किसको निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। तो यही हमें सत्यापित करना होता है। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की सहायता से। लास्टली इस रिजल्ट को हम लिख डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी पॉइंट और जाननी है आपको, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए एक पॉइंट क्या आया, कुछ इस तरह से पॉइंट भी हो सकते हैं कि देखिए ये आपकी गॉसियन सतह है और चार्ज है इधर Q1, Q2, Q3। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के द्वारा, यानी कि गॉसियन सतह के बाहर में आवेश होती है तब कितना विद्युत फ्लक्स होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज आउटसाइड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। तो यदि आपको पता है कि कितना फ्लक्स होता है, तो आपको जब हम लोग फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी आपको दिखाया गया था कि बाहर वाले चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होती है। ओके क्या, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे कि गॉस लॉ के अनुसार क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जरा सा देखिए तो इस गॉसियन सतह के अंदर में कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक पॉइंट हम लिख लेंगे नीचे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
for the charges outside from the Gaussian surface is equals to 0। यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो उसके नीचे एक पॉइंट लिख डालिएगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द चार्जेज आउटसाइड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके देखिए गॉस लॉ का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के एप्लीकेशन से हम लोग अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रूफ को पढ़ेंगे और वहां बोर्ड के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगी, 2 इंपॉर्टेंट प्रूफ मिलेंगी, वो आपको वहां पे करा दिया गया है। अच्छे से जाकर के लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जो एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन है कि देखिए एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर टोटल चार्ज Q है, ठीक है। ओके, वृत्त के ऊपर टोटल चार्ज Q है और बस एक क्वेश्चन हम आपको फीलिंग के लिए करा रहे हैं, बट हमको अच्छा है क्वेश्चन लगा जिससे देखो एम नहीं सोचना है कि वहां का क्वेश्चन है, सोचना है कि इससे हम सीख क्या रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब देखिए एक गॉसियन सतह है जिसका जो परिधि है, मतलब बाहर का सरकमफेरेंस है, बाहर का क्षेत्रफल है, वो उसका जो केंद्र से पास करता है, मतलब वृत्त के केंद्र से पास करता है, यानी कि यही आपकी गॉसियन सतह है। गॉसियन सतह है, देखिए यह क्या है, स्फीयर, और यह क्या है, सर्कल। सही है, यानी कि एक वृत्त है और इस वृत्त के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q रखा गया, और एक स्फीयर है जो कि हमारी गॉसियन सतह है, बंद सतह है, गॉसियन सरफेस है, जिसके अंदर वृत्त का इतना भाग है और साथ ही साथ यह जो गोला है या जो स्फीयर है वह वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है और यह इसके केंद्र से होकर के गुजरती है। ओके, क्या यानी कह सकते हैं कि वृत्त गोले के केंद्र से और गोला वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गोले से होकर कुल कितना विद्युत फ्लक्स पास करेगी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फीयर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो जैसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो पता होता है सबको, हमारा मेन टारगेट है Q इनसाइड निकालना। मतलब यह जो हमारी गॉसियन सतह है, यह जो गोला है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितनी है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री की यूज है। देखो हम ऐसा करते हैं, एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट, इसको ऐसे मैच कर दीजिए। तो देख सकते हो कि यह केंद्र है, यह परिधि है, तो इसको त्रिज्या बोलेंगे। ओके, क्या देखिए इसको इससे मैच कर दीजिए और इसको इससे मैच कर दीजिए। यहाँ पे फिर से देखो, यह परिधि है, परिधि से यह सॉरी देखो ए वाली पॉइंट और ए वाली पॉइंट को मैच किए तो रेडियस हो गया, और यह भी तो गोले का केंद्र यहाँ है और इसको मैच करिएगा तो यह भी तो रेडियस है। उसके बाद यह भी तो क्या है, रेडियस है। कैसे, जरा सा इस फिगर को हम बाहर बना लेते हैं, पुनः इसको ऐसे मैच कर दीजिए। थोड़ा सा फिगर को अच्छे से बना देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फिगर में। ओके, यानी कि देखिए जरा, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। तो यहाँ अगर त्रिज्या है, मतलब दोनों की त्रिज्या r है, यहाँ गोले की त्रिज्या है और यह वृत्त की त्रिज्या है, तो देखो तो यहाँ से ही मैच करेंगे तो भी तो r होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि r, इसके केंद्र से परिधि तो भी कितना r, इसके केंद्र से परिधि तो भी r, इसके केंद्र से परिधि तो भी r। मतलब हमें यहाँ पता चल चुका है कि यहाँ पर जो वृत्त बन रही है वह कैसी बन रही है, तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब सब कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में कुल कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री का 1/3, तो ये भी 30 डिग्री, सॉरी यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर यह 60 है तो यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60, 60 यानी 60 डिग्री 60 डिग्री। तो जरा सा ये देखो तो यहाँ पर कुल कोण कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। तो हमें यही तो पता करना है कि इस गोले के अंदर यह वृत्त का कितना भाग है, और हम पता कर लेंगे कि अगर पूरे वृत्त पर चार्ज है Q, तो उस छोटे से भाग पर कितना चार्ज होगा। और ये आप एचसी वर्मा में जाके देख सकते हो, एग्जाम्पल में है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो हम ऐसा लिखेंगे कि 360 डिग्री का कोण बनती है, तो वृत्त
वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनेगा तो उस पे चार्ज Q है, तो 1 डिग्री का कोण बनेगा तो Q बटा 360। तो यदि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो कितना हो जाएगा, तो Q गुनी 120 बाई 360 यानी कि Q बाई 3। तो हमें यह पता लग चुका है कि हमारी जो गोला है या गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कुल आवेश कितना है, तो उसके अंदर कुल आवेश है Q बाई 3। ओके क्या? अच्छा, तो अब हमें पता चल चुका है Q बाई 3। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड का वैल्यू कितना है, Q बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस इस ऐसे क्वेश्चन में आपको करना होता है कि हमारी गॉसियन सतह के अंदर कुल चार्ज कितना है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज कितना है, तो यह हम कैसे निकालेंगे। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज के लिए पहले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो निकाल लो। तो सबसे देखेंगे कि पूरे वृत्त, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई है, या कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर टोटल कोण 360। तो 360 डिग्री में क्यों चार्ज है, तो एक में कितना, तो अगर यहाँ पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है तब कितना चार्ज बनेगा। ओके, तो ठीक है, इस रिजल्ट के बाद अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मानते हैं कि ए साइड है, दोनों तरफ ए साइड है, यहां से a/2 हाइट पर चार्ज क्यू रखा है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस प्लेट से होकर के कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो जैसे ही फ्लक्स की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा फ्लक्स निकालना है तो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगती है गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। तो इसको क्लोज हम कैसे करें, ठीक है, आपको निकालना है एक पृष्ठ से। तो जरा सा इसको देखो, तो मैं कैसा फिगर बनाते हैं। ओके, क्या मान लेते हैं कि यह भी ए है, यह भी ए है, और यहां से a/2 हाइट पे, तो a/2 हाइट का मतलब है बीचों बीच, यानी कि यहां पर चार्ज क्या रखा है, क्यू रखा है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ है, इसको भी आप कंप्लीट कर लोगे फिगर को। तो जरा सा देखिए कि यह एक प्रकार का क्यूब है, यह भी ए यह भी है, तो यह एक प्रकार की क्यूब है। क्यूब की टोटल भुजा कितनी होती है, तो सॉरी क्यूब की टोटल साइड कितनी होती है, तो टोटल साइड 1 2 3 4 5 आगे वाली और एक अंदर वाली 6, यानी 6 साइड है। तो आप बताइए केंद्र पर क्यू चार्ज है, और यहाँ से चार्ज सभी दिशाओं में बाहर निकलेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह निकलेगी। तो अगर टोटल चार्ज क्यू है और 6 भुजाओं से निकल रही है, तो एक भुजा से कितना हुआ, तो क्यू बाई 6। तो ऐसा कह सकते हैं कि 6 फेस है, then charge from each face is equals to Q by 6। तो हमको क्या पता चल चुका है कि यह जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण ये जो प्लेट है, या कर सकते हैं ये जो सरफेस है, इसमें कितना चार्ज निकलेगा, तो Q/6 इससे गुजरेगा, Q/6 इसके ऊपर वाले, यानी सभी साइड से Q/6 आएगा। आपको निकालना है कि इस साइड से कितना फ्लक्स होगा। तो हम फिर से करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्लक्स और Q इनसाइड कितना आया है, Q/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या आने वाला है, आंसर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जब भी कुछ ऐसे सरफेस आ जाए जो कंप्लीट ना हो, तो आपको सोचना चाहिए कि इसको कैसे हम क्लोज करें, और क्लोज करने के बाद थोड़ा सिमेट्री पर ध्यान देना है। आपको देखना होगा कि यदि यह बंद सरफेस पर के अंदर इतना चार्ज है, तो प्रत्येक सरफेस से कितना चार्ज पास करेगी, मतलब कितना चार्ज का कंट्रीब्यूशन प्रत्येक सरफेस का होगा। और पुनः एप्सिलॉन नॉट से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सतह का कितना फ्लक्स होगा, उस चार्ज का कितना फ्लक्स होने वाला है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। ओके, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए कुल फ्लक्स कितना होगा। ओके, क्या, तो जैसे ही यहाँ पे फ्लक्स निकालने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा देखो, तो यह है गॉसियन सतह, और इसके बाहर तो चार्ज तो बाहर है, बट इसके अंदर में चार्ज कोई है क्या, तो चार्ज लेना होता है अंदर वाला, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितनी चली आएगी, 0।
फिर से यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि चूंकि देखिए चार्ज इसके अंदर है, बंद सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई होगी कि देखिए यहाँ पे फ्लक्स तो जीरो है, क्यों? क्योंकि चार्ज बाहर है। बट यहाँ देखिए चार्ज जब अंदर है तो आपको हम जब फ्लक्स पढ़ा रहे थे वहां भी बताए थे कि इफ द चार्ज इज इनसाइड तो फ्लक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि किसी बंद सतह के अंदर चार्ज है तो कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स का वैल्यू ऑलवेज ध्यान रखें Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को रखते हैं और एक और पॉइंट जानेंगे यहाँ पर कि देखिए आपको एक चीज और बताया गया था कि किसी बंद सरफेस के द्वारा अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर टोटल जो सॉलिड एंगल ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान देना है, चलिए इंपॉर्टेंट में क्या ध्यान देना है, लिखेंगे इफ द charges inside the closed surface then total flux is equals to Q by epsilon naught। कब? जब चार्ज अंदर हो, यानी किसी भी बंद सतह के अंदर चार्ज होगी तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर होगी तो जीरो, अंदर होगी तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी में हमने पढ़ा था कि इफ द पॉइंट इज इनसाइड द क्लोज सरफेस देन सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू 4 पाई। इन दोनों से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि किसी भी सतह का किसी भी पॉइंट का ऐसे किसी भी पॉइंट का अगर सॉलिड एंगल 4 पाई है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वह कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 पाई के लिए जो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट आपको लिख देते हैं। हिंदी इसका क्या हुआ कि किसी भी बंद आकृति के अंदर यदि कोई पॉइंट होती है तो उस पॉइंट पर चार्ज रखी हो तो उस चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स का वैल्यू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि हमारी क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई पॉइंट है और वहां पर आपसे सॉलिड एंगल पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू होता है 4 पाई। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि हमारा सॉलिड एंगल 4 पाई है और उस पॉइंट पर चार्ज भी रखा है तो इसका मस्ट है कि उसके पास फ्लक्स का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि एक बार और दोहरा देते हैं कि किसी भी बंद आकृति क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट है, वहां पे चार्ज रखा है, तो आपको पता है कि बंद आकृति का सॉलिड एंगल 4 पाई होता है और चार्ज भी है उस पॉइंट पे, तो कहेंगे उसका टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यदि सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई है उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उस पॉइंट पर उपस्थित चार्ज का Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरह से हमने
मतलब कह सकते हो कि गॉस लॉ को फिनिश किया, गॉस लॉ को प्रूव किया, और इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग और आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, 2-3 और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे डील कर लेंगे। डील करने के बाद आपकी ये वाली लेक्चर फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट वाली लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। देखिए अब आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है। ये वाली क्वेश्चन हम पहले किए थे इंट्रोडक्शन से, और वहां पर हमने आपको बोला था कि देखिए इसे हम बहुत आसानी से भी कर सकते हैं यदि आपको यह कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी बंद आकृति के द्वारा कुल सॉलिड एंगल का मान अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है, 4 पाई होता है, और किसी भी बंद आकृति के अंदर कोई भी पॉइंट है या कोई भी चार्ज रखा है तो कुल फ्लक्स का मान होता है 4 पाई, सॉरी कुल फ्लक्स का मान होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो यहाँ जरा सा देखिएगा, आपको बोला गया है कि इस डिस्क से गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान बताइए। इस डिस्क से, ये जो डिस्क है, इस डिस्क से कुल कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है यह बताना है आपको, और यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि देखो यहाँ से इस चार्ज, जैसे यहाँ चार्ज है तो इस चार्ज से सभी दिशाओं में लाइन निकल के बाहर निकल के जाएंगे। तो यदि हमें यह पता चल जाए कि इस वाली क्षेत्र से इस वाली जो रीजन है, इस वाली जो डिस्क है, इससे कितना लाइन गुजर रहा है, इसका मतलब हम यह बता सकते हैं कि कुल फ्लक्स कितना है। तो इसके लिए एक और भी तो सोचा जा सकता है कि ये जो बाहर वाली जो लाइन से यह पता चल जाए तो टोटल में से निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाए कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रही है। और सिंपली देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में देखो ये चार्ज Q है। अब हम ऐसा सोचेंगे कि यह जो है ना डिस्क, ये जो डिस्क है यह किसी बड़े स्फीयर, बड़े से बंद गोले का भाग है। तो अगर यह पॉइंट Q गोले के अंदर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि गोले के अंदर यदि बंद आकृति के अंदर कोई पॉइंट होती है तो उसका जो ठोस कोण होता है वो 4 पाई होता है। तो हम लिखेंगे कि 4 पाई जब ठोस कोण है, 4 पाई जब सॉलिड एंगल है, 4 पाई सॉलिड एंगल, और जब सॉलिड एंगल 4 पाई है और आपको पता है कि आपने मान लिया है मन में कि यह बड़े गोले के अंदर है तो अंदर में चार्ज Q है, तो आपको पता है कि जब पॉइंट अंदर में होती है तो उसका सॉलिड एंगल 4 पाई और उसके द्वारा कुल फ्लक्स कितना होता है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? तो सॉलिड एंगल 4 पाई। अब हम मानते हैं कि जब सॉलिड एंगल 1 होगी तो कितना Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा देखिए यह कितना सॉलिड एंगल बना रही है, ये जो डिस्क है वह उस गोले की भाग है तो कितना बना रही है। मान लेते हैं कि यह पूरा जो मेरा ये डिस्क है वह अपने केंद्र पर बना रही है ओम, यानी सॉलिड एंगल बना रही है ओम। तो मान लेते हैं कि यह बना रही है ओम, तो देखिए ओम में कितना हो जाएगी तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम। सही है। यानी देखो कैसे सोचना है, हमें यह सोचना है कि ये जो डिस्क से निकालना है तो हम माने कि डिस्क बड़े गोले की भाग है, तो बड़े गोले का सॉलिड एंगल टोटल का कितना होता है 4 पाई, और इस छोटे का हम मान लेते हैं कि पाई है, छोटे का ओम है, या छोटे का जैसे पहले हम इसे आपको लिख देते हैं क्योंकि शायद थोड़ी सी दिक्कत आपको आए। हम क्या करते हैं मन में तो कैसे कैसे सोचते हैं, बड़ी डिस्क है तो हम सोचेंगे कि ये जो डिस्क है बड़े गोले की भाग है, तो अगर बड़ा गोला है बंद है तो उसका सॉलिड एंगल 4 पाई, और हम अपने मन से मान लिए कि जो छोटा गोला है, ये जो छोटा डिस्क है उसके कारण जो सॉलिड एंगल होगा कितना है ओम। तो हम लिखेंगे कि 4 पाई में फ्लक्स कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक में कितना हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने सॉलिड एंगल माना कितना है, तो आपने सॉलिड एंगल माना है ओम। तो सॉलिड एंगल यदि आपने माना है ओम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ओम में कितना हो जाएगा तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम। और देखो आप एक रिजल्ट बताया गया था, सॉलिड एंगल का रिलेशन 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा, याद होगा तो देखिएगा सॉलिड एंगल और साथ ही साथ सॉलिड एंगल के साथ ही साथ आपका प्लेन एंगल में क्या रिलेशन था तो 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा, यहां पे रख देंगे। तो यहां पे जैसे ही रख देंगे तो आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई का वैल्यू यहां से रख दीजिए तो आ जाएगा 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इन दोनों को जैसे जैसे हम कट करेंगे कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद क्या है आंसर क्या आने वाला है देखिए Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और जाकर के आप अपने नोट्स में देखिएगा जब हमने रिजल्ट निकाला था तो वहां हमारा रिजल्ट यही आया था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा।
ओके क्या? तो देखिए, अगर आप इस मेथड को जानते हो तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लीजिएगा। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देंगे आपको खुद करना है घर पे और उसका आंसर कमेंट करना है। फिर हम जब कभी भी इसके प्लेलिस्ट में इसका आंसर हम बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने क्या कहा, एक डिस्क के कारण यहाँ से a डिस्टेंस पर जिसकी रेडियस है मान लेते हैं r, तो कितना फ्लक्स जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि यह जो डिस्क है इसके द्वारा यहाँ पर टोटल सॉलिड कोण कितना बनाया जा रहा है, ओम। सही है। अब फिर हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है यह किसी न किसी बड़े गोले का छोटा सा भाग है। ये बड़ा गोला है, इसका यह छोटा सा भाग है। सही है। चलिए अब आप सुनो जरा कि यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो ये अंदर वाले बड़े वाले गोले के अंदर क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी भी बंद आकृति के अंदर कोई पॉइंट होती है तो सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 पाई में फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक में कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ओम में कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल जब ओम होगी, जबकि छोटे वाले डिस्क का सॉलिड एंगल कितना है, ओम, तो आ जाएगा Q इंटू ओम बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ पे कर लीजिए कि फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q और ओम इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ओम का वैल्यू कितना होता है, तो ओम का वैल्यू होता है, आपको लिखाया गया है ओम का रिलेशन 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई से 2 पाई गुजर गए, तो आंसर क्या आने वाला है, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाया गया था, जहां अल्फा यही एंगल थी, ये वाली एंगल, छोटी वाली एंगल को क्या बोलते थे, अल्फा। और अल्फा हम निकाल सकते हैं, आर मालूम है, ए मालूम है, तो tan अल्फा लगा के निकालो तो भी आंसर चला आएगा। सही है क्या? तो हमें ज्यादा इस पे मतलब टेंशन नहीं लेनी, बस अपना अपना सोचने का नजरिया है। हम मान लेंगे कि डिस्क का सॉलिड एंगल ओम है, पूरे गोले का सॉलिड एंगल हमको पता होता है 4 पाई। गोले के अंदर अगर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स इतना होगा, तो अगर इतना सॉलिड एंगल तो भी फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े वाले क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आया, जैसे यहां देखिए, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L और इसके बीचों बीच एक चार्ज Q रखी हुई है। आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए यह जो कर्व पार्ट है, कर्व सरफेस है, इससे कुल कितना फ्लक्स पास करेगा, हाउ मच फ्लक्स। यानी कि पूछा जाएगा कि फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो आपको पता है कि पहले निकालेंगे इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, यानी कि कहीं लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। टोटल फ्लक्स हमको किसी भी बंद आकृति के द्वारा क्या पता होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको अगर 1 कर देते हैं, इसको 2 और इस कर्व वाले पार्ट को 3 कर देते हैं, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आपका काम क्या रहा कि फाई 1 निकालो और फाई 2 निकालो, यहाँ पे रखो। रखने के बाद फाई 3 आपको मालूम हो जाएगा। आपको जरा सा हिंट दे देते हैं, इसको इससे मैच कर देना, इससे इसको मैच कर देना, और यही अभी आप पढ़े हो, उसको यूज करोगे आंसर चला है। ओके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप बस इसके ट्रिक को समझ गए कि टोटल फ्लक्स होगा बंद आकृति के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स Q1, इसका Q2, इसका Q3। हमको Q3 निकालना है, तो हमको Q3 निकालने के लिए पता तो होना चाहिए कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो Q1 आप निकाल सकते हो कि फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स कितना है, सेकंड सरफेस का फ्लक्स कितना है, तो आप थर्ड सरफेस का फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका आंसर आप हमें जरूर बताइए। लास्टली फिर हम क्या करेंगे, इसके प्लेलिस्ट में इन सभी का सॉल्यूशन और इस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक सीरीज लाएंगे, जहां से आपको गॉस लॉ के सारे रिजल्ट से की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उन सारे क्वेश्चन को बनाओगे और साथ ही साथ IIT में पूछे गए क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ है, एक बार देखो,
यदि यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, पूछा जा रहा है कि यदि किसी क्यूब में किसी कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा है तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगी। ओके क्या, तो देखिए जरा, अगर मानते हैं कि यही चार्ज अंदर होती तो बंद आकृति के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर, तो आपको पता है कि फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल होगा 4 पाई। तो हम लिखेंगे कि 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हमको कोई भी डिस्क से पूछ दिया जाएगा, यानी कि कोई भी सरफेस से, तो यदि हमें प्रत्येक सरफेस का सॉलिड एंगल पता हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर पे रखा है तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो यह हम पता करेंगे कि इस कॉर्नर का पर जो चार्ज है उसका कितना अमाउंट इस क्यूब के अंदर है। तो जरा सा आप सोचिए, आपको जब 12th क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ाई जाती है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में बताया जाता है कि यदि एटम कॉर्नर पर होती है तो उसका कितना भाग होता है एक एटम के अंदर, मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, तो एक यूनिट सेल के अंदर होता है Q बाई 8। यदि कॉर्नर पर है, जैसे आप अपने रूम में देखिएगा कॉर्नर है, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, और एक कुछ कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पे। मतलब कि यदि किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर एक एटम है तो उसका 1/8 भाग प्रत्येक यूनिट सेल को मिलती जाती है। तो हमको यह पता चलता है इस फिगर को देख करके कि इस टोटल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगी, बट इसका मात्र Q/8 पॉइंट यानी Q/8 भाग इस मतलब इस क्यूब के अंदर या घन के अंदर आएगी। ऐसा हम सोच सकते हैं कि, चलिए ऐसा भी सोचा जा सकता है कि यहाँ पे जब चार्ज Q है तो इसके द्वारा Q/8 पार्ट इधर आएगा और बाकी सारा पार्ट बाहर चला जाएगा। तो बाहर से हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q/8 पार्ट ऑफ चार्ज will create flux in the cube। फिर से समझ लीजिए कि ये क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो आपसे पूछेगा बताइए कुल कितना फ्लक्स होगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो सोचेंगे कि सर आपने बताया था कि बाहर वाले पॉइंट, तो बाहर वाले के लिए 0 होता है, बट इस सरफेस पे ही रखा है, तो सरफेस पे रखा है तो आपको बना के देखना होगा कि क्या एक लाइन 2 बार क्रॉस कर रही है या 1 बार क्रॉस कर रही है। अगर 2 बार क्रॉस कर जा रही है तब तो 0, एक ही बार क्रॉस करेगी तो फ्लक्स 0 नहीं होता है, तो निकालना पड़ेगा। अब ये भी तो देखना होगा कि यह जो क्यू है उसका कितना भाग इसके अंदर आएगा। तो एक कॉर्नर से कितना आता है 1/8, तो Q है तो कितना आएगा Q/8 चार्ज का इफेक्ट इस क्यूब के अंदर आएगा। तो हमने उसी को लिखा है कि Q/8 पार्ट ऑफ चार्ज विल क्रिएट फ्लक्स इन द क्यूब। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर है, अब देखो इस फ्लक्स से, इस चार्ज से जो इसका पार्ट यहाँ पे आएगा Q/8, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे निकलेंगी, एक ऐसे और एक इसके समानांतर, 3 पार्ट 3 लाइन तो निकलेगी। और साथ ही साथ आप देखोगे कि एक जो फेस है, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि यदि हमारे पास क्यूब हो, ये भी क्यूब है, यहाँ पे चार्ज है, तो एक पैरेलल, एक ऐसे और एक ऐसे, तो जब एक फेस, 2 फेस और 3 फेस, तो 3 फेस में विद्युत बल रेखाएं समानांतर होगी। जब विद्युत बल रेखाएं समानांतर होती है तो आपको पता होता है कि विद्युत बल रेखाएं समानांतर है सतह के, और आपके जो क्षेत्रफल सदिश होता है सतह पर लंबवत होती है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बचता है तो उसके द्वारा फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो हमने क्या समझा कि यहाँ चार्ज है तो पहले तो चार्ज का 1/8 भाग लेंगे, उसके बाद इस यहाँ से जो लाइन निकलेगी विद्युत बल रेखाएं, उसके 3 फेस पर फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल के समानांतर होगी और क्षेत्रफल उस पर लंबवत होगी, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वैल्यू 0, खत्म। अब बचेंगे 3 सतह, जो कि तीनों सतह से यह विद्युत बल रेखाएं पास करेगी। अब जब तीनों सतह से विद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए एक सतह से फ्लक्स कितना होगा, तो 3 से पास करेंगी या पूरा Q/8, एक सतह से कितना होगा, तो देखिए 3 फेसेस से चार्ज का फ्लक्स हो जाता है Q/8, तो एक से कितना हो जाएगा Q/24। अच्छा, एक फ्लक्स में एक से इतना चार्ज एसोसिएटेड है, तो अब यदि कोई पूछेगा कि फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? तो Q इनसाइड का वैल्यू अभी कितना निकला है Q/24 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका एक
प्लेट से हो जाएगा, मतलब एक सरफेस से। अगर तीनों को मिलाकर के कोई पूछेगा तो तीनों को मिलाकर के फ्लक्स कितना आएगा, यहां पे लिख देते हैं। यह किससे है, सिंगल सरफेस से, ठीक है। तीनों को मिलाकर के, तो यहां से Q/8 है, तो Q/8 है तो Q/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर कोई फ्लक्स पूछेगा तो Q/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यह टोटल हो जाएगा इस वाले से, टोटल इस वाले से Q/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब कोई पूछेगा नहीं हमको एक सतह से चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, तो चूंकि यहाँ तीन ही सतह से विद्युत फ्लक्स क्रिएट होगा, तो एक टोटल से हो रहा है Q/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, तो इसका 1/3, तो 8 इंटू 3 करोगे तो 24 चला आएगा, ठीक है। 2 मिनट में एक बार आपको समझा देते हैं, फिर आपको ये लेक्चर फिनिश हो जाएगी। और जो भी न्यूमेरिकल बच जाएंगी उन सारी न्यूमेरिकल को हम एक प्लेलिस्ट में, मतलब एक वीडियो बना करके इसी गॉस लॉ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो देखो लास्ट वाली क्वेश्चन में क्या थी कि क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है, तो क्या होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि अच्छा चार्ज है तो तुरंत क्या कर देंगे कि Q/ε0 कर लेंगे, या उनके दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा बाहर होती है तो फ्लक्स जीरो होता नहीं। आपको बना करके फिगर देखना है कि क्या 2 बार सरफेस को क्रॉस कर रही है, 1 बार क्रॉस कर रही है, तो आप देखोगे तो देखा जाएगा कि चार्ज के कारण चार्ज का मात्र Q/8 पार्ट ही इसमें फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा। अब Q/8 क्रिएट करेगा, अब उसमें भी देखेंगे कि 3 सतह के तो समानांतर है विद्युत बल रेखाएं, तो उससे फ्लक्स जीरो, और 3 सतह को वह विद्युत बल रेखाएं क्रॉस करेगी, एक बार क्रॉस करती है, तो जब एक बार क्रॉस करेंगी तो वहां फ्लक्स होगा। तो 3 सतह से फ्लक्स हो रही है कितना, तो तीनों सतह से हो रही है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 सतह से Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक से कितना, तो Q/3 कर लेंगे, तो Q/3 इंटू 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, लास्ट में हो जाएगा Q/24 इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बनाने से आपका डायमेंशन सोचने का बड़ा होता है, बिग होता है, तब जाकर के आप अच्छे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए ठीक है, अब अगले वीडियो में आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को बताया जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो भी दिक्कत होती है जरूर बताइए। हाँ, थोड़ी सी चीजें हैं कि अभी जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन के अनुसार शायद आपको कभी साउंड या लाइटिंग में दिक्कत हो, तो उतने को ना ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम बस यही है कि सेटअप का दिक्कत अभी सभी जगह है, क्योंकि लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, और इस कारण हम लोग सारी अरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे। बट जितनी हो रही है हमारी तरफ से हम कर रहे हैं, और आपके तरफ से बस इतनी होनी चाहिए कि आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़िए। जो भी दिक्कतें हो रही है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। जब फिर से हम इसका नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे, आफ्टर दैट सारी अरेंजमेंट काफी अच्छी होगी, और वहां आपकी हम लोगों की परिवार काफी बड़ी हो जाएगी, जहां पर हम आप लोग से लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, लाइव मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।